नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा रही थी और लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने वर्नर थ्योरी स्टडी की थी। आज इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आप लोगों को वर्नर थ्योरी की सक्सेस स्टडी कराऊंगी कि इस वर्नर थ्योरी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफाइन हो सकी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं सक्सेस ऑफ वर्नर थ्योरी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड यूनिट है आपके, सॉरी सेकंड यूनिट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें हम स्टडी कर रहे थे वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मेटल्स के पास दो टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी किसे कहते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी किसे कहते हैं, हम बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को समझा दिया था। आज हम पढ़ेंगे इस वर्नर थ्योरी की सक्सेस क्या है। सक्सेस ऑफ वर्नर थ्योरी। देखो 19th एंड के अंदर, 19th सेंचुरी के एंड के अंदर बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है उन डिस्कवर हो चुके थे। उस टाइम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर्स थी वो जिस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर होती है लीनियर होती है, चेन स्ट्रक्चर, जिसको आप चेन स्ट्रक्चर बोलते हो, लीनियर भी नहीं चेन स्ट्रक्चर बोलते हो। एक चेन की फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपस में जुड़ते जाते हैं। वैसे ही इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो स्ट्रक्चर है उसको भी क्या माना कि ये चेन की फॉर्म में जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जब इन्होंने स्टडी की तो वो प्रॉपर्टीज चेन स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं हो पा रही थी। क्या कहा कि वो जो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज जो थी उनकी स्टडी की तो उन प्रॉपर्टीज को हम चेन स्ट्रक्चर से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तभी वर्नर ने अपनी एक थ्योरी दी और इस थ्योरी का यूज करते हुए हम बहुत सारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर पा रहे थे। पहला कि इन्होंने किसके बारे में बताया, इन्होंने एक्सप्लेन किया स्ट्रक्चर के बारे में। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। वर्नर ने बहुत सारे कोबाल्ट क्लोराइड एमीन के कॉम्प्लेक्स बनाई, एक सीरीज बनाई। वर्नर ने बहुत सारे कोबाल्ट क्लोराइड एमीन के कॉम्प्लेक्स बनाए और इन कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर्स को उन्होंने वन बाय वन करके डिफाइन किया कि ये किस तरीके से बॉन्डेड है। कौन कौन से कोबाल्ट क्लोराइड एमीन बनाए, COCl3 6NH3, COCl3 5NH3 H2O। तीसरा कंपाउंड बनाया CCl3 5NH3, COCl3 4NH3, COCl3 3NH3। इस तरीके के बहुत सारे एक सीरीज में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए और इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स को उन्होंने डिफाइन किया। उन्होंने क्या कहा कि जो मेटल है, इस मेटल के पास दो टाइप की वैलेंसी होती है। कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी।
प्राइमरी वैलेंसी तो वेरिएबल होती है, हमने कल ही पढ़ा था, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है किसी भी मेटल की या मेटल आयन की, वो क्या होती है, फिक्स होती है। क्लियर? प्राइमरी वैलेंसी जो है वो एनायन के द्वारा ही सेटिस्फाई होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो एनायन से भी सेटिस्फाई हो सकती है, कैटायन से भी सेटिस्फाई हो सकती है, या किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई हो सकती है। अब उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले मेटल अपनी सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई करेगी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, और यदि उसके बाद भी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो बचे हुए एनायन जो है उससे अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करती है। लेकिन मेटल अपनी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई जरूर करती है ताकि उस मेटल जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको स्टेबिलिटी मिल सके। वर्नर ने क्या कहा कि मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो फिक्स होती है। अब हम कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पे, और कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनकी सेकेंडरी वैलेंसी है 6। क्लियर? तो उन्होंने इन सब की स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया, किसके यूज करते हुए, अपने पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए। कैसे डिफाइन किया? जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, COCl3 6NH3 कंपाउंड्स या COCl3 5NH3 H2O के, इन दोनों कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। इन दोनों कंपाउंड्स में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमें दिख रहा है, और इसमें इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है 6। मींस पहले ये अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। सेकेंडरी वैलेंसी को मैं सॉलिड लाइन से दिखाऊंगी क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी है, ये आयनाइज्ड नहीं होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइज्ड हो जाएगी। क्लियर? और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो मैं सबसे पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई करूंगी। कौन से मॉलिक्यूल से? न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। और फिर यदि कोई सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर मैं एनाइन काम में लूंगी। यहां पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया है, और यहां पे अमोनिया और वाटर दो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अब देखो क्या कहा इन्होंने कि ये जो अमोनिया है, 6 अमोनिया या 5 अमोनिया और एक वाटर मॉलिक्यूल, ये तो इससे किससे जुड़ गया? सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ गया। ये रहा कोबाल्ट, और इस कोबाल्ट से 6 अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। क्लियर? और बचे हुए रिमेनिंग 3 क्लोराइड आयन जो हैं वो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। डॉटेड लाइन यहां पे प्राइमरी वैलेंसी को इंडिकेट कर रही है। डॉटेड लाइन ये जो है ये प्राइमरी वैलेंसी है। क्लियर? 6 के 6 पहले, सबसे पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई करोगे, उसके बाद एनायन से सेटिस्फाई करोगे। अब देखो दूसरे की स्ट्रक्चर कैसी है। दूसरा मॉलिक्यूल था, कंपाउंड था, दूसरा कंपाउंड था आपका COCl3 5NH3H2। मैं इसकी भी यही बना रही हूं। CO कितनी? 6 वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी 5 अमोनिया रहा और एक वाटर मॉलिक्यूल रहा। मैं 6 की 6 वैलेंसीज को यहां पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई कर रही हूं। ये 5 अमोनिया रहा। और 3 एनाइन जो हैं क्लोराइड आयंस,
ये प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई हो रहे हैं, सॉरी, सॉलिड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी से सेटिस्फाई हो रही है और 5 न्यूट्रल मॉलिक्यूल अमोनिया है और 1 वाटर मॉलिक्यूल है, इसलिए एनायन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई इसकी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन अब हम तीसरे मॉलिक्यूल की बात करें, COCl3 5NH3। अब इसमें देखो, इस मॉलिक्यूल में केवल 5 ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, क्लियर, 5 ही न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं। अब इसको 6 जो छठी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा तो वो किससे करेगा, अपने एनायन से सेटिस्फाई करेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी इस वाले कंपाउंड्स की, इसकी होगी इस तरीके से, CO, ये 6 सेकेंडरी वैलेंसी हैं जिसमें 5 अमोनिया से सेटिस्फाई हो रही है और छठी एनायन क्लोराइड से सेटिस्फाई हो रही है। तो बची हुई 2 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी तो वेरिएबल है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी वेरिएबल नहीं है। अब उसके बाद इन्होंने आगे जो चौथा कंपाउंड बनाया, COCl3 4NH3, ये 2 कंपाउंड मिले। ये जो कंपाउंड थे इस सीरीज में 2 कंपाउंड, कैसे कैसे कलर के, एक वॉयलेट कलर का और एक ग्रीन कलर का। इसका मतलब इसमें 2 टाइप के कंपाउंड हैं जिनका सेम कंपोजिशन है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, जिसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, उसको वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स कहलाते हैं। तो इसके हमें कितने आइसोमर्स मिले, 2 आइसोमर्स मिले जिनका केमिकल कंपोजिशन तो सेम है लेकिन उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट थी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे 4 जो अमोनिया है, चार अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, अब बचे हुए 2 क्लोराइड भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो इन 2 क्लोराइड्स को, क्योंकि मैंने जब आपको वर्नर थ्योरी बताई थी तो मैंने ये कहा था कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखती है, मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो अपने आप को रैंडमली अरेंज्ड नहीं करती बल्कि स्पेस में उनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उनकी एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस होती है जिससे वो ज्योमेट्री प्रोवाइड करवाते हैं कॉम्प्लेक्स को। यही बात है कि यहाँ पे ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये एक फिक्स ओरिएंटेशन में रहती है। तो हो सकता है एक में जो ये क्लोराइड है ये 1-2 पोजीशंस पे है, मीन्स एक दूसरे के सिस पोजीशन में है। दूसरे में हो सकता है दोनों क्लोराइड की पोजीशन जो है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में एंटी हो सकती है, एंटी पोजीशन भी तो ले सकते हैं ये। इसलिए हमें कितने मिले, 2 आइसोमर्स मिलते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म। तो ये बात भी किससे डिफाइन की, वर्नर थ्योरी से हम डिफाइन कर सकते हैं कि वर्नर थ्योरी ने ये कहा था कि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखती है। सेकेंडरी वैलेंसी में एक स्पेस के अंदर प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है जो इन कंपाउंड्स को, इन कॉम्प्लेक्स को ज्योमेट्री प्रोवाइड करवाती है। यदि एक दूसरे लिगेंड्स, ये लिगेंड्स कहें, इन लिगेंड्स की एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है
तो स्पेस के अंदर जब पोजीशन चेंज हुई तो उनकी स्ट्रक्चर चेंज होगी और उससे इनके आइसोमर्स फॉर्म होते हैं। इसीलिए वर्नर थ्योरी से हम इनकी ज्योमेट्रिकल इनकी स्टीरियो आइसोमरिज्म को भी डिफाइन कर सकते हैं, सिस और ट्रांस। तो अगला जो सक्सेस थी उनकी वो यही थी, पहली तो कि स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया इन्होंने, इनके स्ट्रक्चर्स किस तरीके से होती है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, इन्होंने स्टीरियो आइसोमरिज्म को डिफाइन किया। स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप की पढ़ेंगे हम, पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। सेकंड प्रॉपर्टी, स्टीरियो आइसोमरिज्म डिफाइन करता है। क्योंकि स्टीरियो आइसोमरिज्म क्यों डिफाइन करता है, क्योंकि वर्नर थ्योरी ने सेकेंडरी वैलेंसी को क्या बताया था, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। क्लियर। तो उस डायरेक्शंस के आधार पे इनके स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े थे, वैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। वहां पे भी आपने दो टाइप के स्टीरियो आइसोमर्स पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट होना, डिफरेंट अरेंजमेंट क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। जैसे अभी हमने बात की थी सिस और ट्रांस की, एक दूसरे लिगेंड के रेस्पेक्ट में उनकी पोजीशंस चेंज होने से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होने से उनमें ऑप्टिकली एक्टिविटी आ जाती है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, कुछ लेफ्ट में रोटेट करते हैं, कुछ कंपाउंड्स राइट में रोटेट करते हैं। मीन्स वो अपने आइसोमर्स बनाते हैं जो अपनी इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं होते, जो अपनी इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होते, जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है, वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। जिस तरीके से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी थी, वहां पे आपने कायरल कार्बन देखा था, यहाँ पे भी हम ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म स्टडी करेंगे। क्लियर। तो ये दूसरी इनकी सक्सेस क्या थी, इन्होंने स्टीरियो आइसोमरिज्म को भी डिफाइन किया था कंपाउंड्स की। तीसरी है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। देखो इन्होंने क्या किया, पहले एक्सपेरिमेंटली बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए, उन कंपाउंड्स के पॉसिबल आइसोमर्स थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया, आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स के थ्योरेटिकली पॉसिबल आइसोमर्स कैलकुलेट किए और एक्सपेरिमेंटली भी इनको प्रिपेयर किया। और उन्होंने ये देखा कि जितना एक्सपेरिमेंटली ये बन रहे हैं, जितने पॉसिबल, जैसे वहां पे उन्होंने दो तरीके के कंपाउंड्स देखे थे, सिस और ट्रांस।
इसी तरीके से यहाँ पे भी मान लो और भी सीरीज बनाई उन्होंने, और उन सीरीज में उन्होंने थ्योरेटिकली पॉसिबल आइसोमर्स जितने बनने चाहिए थे उतने ही एक्सपेरिमेंटली यदि बन रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि इनकी ज्योमेट्री जो है वो फिक्स होती है, ज्योमेट्री फिक्स होती है, क्योंकि ये जो ज्योमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी होती है, ज्योमेट्री के लिए रेस्पॉन्सिबल सेकेंडरी वैलेंसी रेस्पॉन्सिबल होती है। फॉर ज्योमेट्री सेकेंडरी वैलेंसी इज रेस्पॉन्सिबल, और सेकेंडरी वैलेंसी यदि रेस्पॉन्सिबल है तो किसी भी मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी कैसी थी, फिक्स। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स है तो उनकी ज्योमेट्री भी कैसे होती है, फिक्स होती है। क्या होगी, उनकी ज्योमेट्री भी फिक्स होगी। और इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 2 ज्योमेट्री डिफाइन की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए तो कौन कौन सी, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। वैसे ही इन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल प्रिज्म, ये ज्योमेट्री डिफाइन की किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए। इन्होंने केवल 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर पे काम किया था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए तो 2 टाइप की ज्योमेट्री को डिफाइन किया, टेट्राहेड्रल भी हो सकती है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कितने आइसोमर्स बने थे, उस आइसोमर्स के आधार पे इन्होंने 2 टाइप की ज्योमेट्री डिफाइन की, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। वैसे ही आइसोमर्स बनाए और उन आइसोमर्स के आधार पे उन्होंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों के लिए कहा कि इनकी जो ज्योमेट्री है ये ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, हेक्सागोनल हो सकती है या ट्राइगोनल प्रिज्म हो सकती है। क्लियर, मींस ज्योमेट्री भी हम किसके द्वारा बता सकते हैं, वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि कौन से कंपाउंड्स बन सकते हैं और कौन से नहीं। इन्होंने देखा कि केवल इतने ही कंपाउंड बन रहे हैं। जैसे ही सीरीज में हमने देखा था ना, अभी सीरीज बनाई थी एक, क्या क्या सीरीज बनाई, देखो इन्होंने बनाई COCl3 6NH3, मीन्स ये बन गई क्योंकि 6 की 6 वो सेटिस्फाई हो रही थी, पूरी 6 की 6 वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाई हो, 6 की 6 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही थी। मीन्स 4th प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, प्रिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स, कि कौन सा कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में भी किसने बताया था, वर्नर ने बताया था। एग्जिस्टेंस, TENCE, एग्जिस्टेंस। देखो वर्नर ने बहुत सारी सीरीज बनाई, ये बनाया, ये कंपाउंड बन सकता है COCl3 5NH3, ये भी बन सकता है COCl3 4NH3, ये भी बन सकता है COCl3 3NH3, ये भी पॉसिबल है COCl3 2NH3, ये पॉसिबल नहीं है, और न COCl3NH3, ये कंपाउंड्स पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, ये वर्नर ने डिफाइन किया। भाई ये बन सकते हैं और ये नहीं बने, तो ये क्यों नहीं बने, इसको किसने डिफाइन किया, वर्नर ने। वर्नर ने कहा कि हर एक मेटल के लिए ऑल मेटल्स क्या करती हैं, हैव फिक्स्ड
सेकेंडरी वैलेंसी। मेटल या मेटल आयंस, मेटल या मेटल आयंस अपनी सेकेंडरी वैलेंसी को क्या करती हैं, फिक्स रखती हैं। अब यहां पे देखो, इस कंपाउंड में जब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कौन सा बनेगा, जिसमें उसकी सारी की सारी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है 6। कितनी है, 6। तो ये अपनी 6 वैलेंसी कंप्लीट करेगा, ऐसा ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा। वही पॉसिबल हो सकता है। जब हम बात करें इसकी, हाँ इसमें हो सकता है 6 की 6 ये रही। अमोनिया से हमने सेटिस्फाई की थी, मैंने अभी स्ट्रक्चर समझाया था आप लोगों को। यहां पे भी हाँ हो सकती है, 5 तो अमोनिया रहे, 1 क्लोराइड रहा, सेटिस्फाई हो सकती है 6 वैलेंसी। यहां पे देखो 4 अमोनिया से सेटिस्फाई की थी और 2 क्लोराइड से सेटिस्फाई हो सकती है। यहां पे 3 अमोनिया से सेटिस्फाई हुई और बची हुई 3 क्लोराइड से सेटिस्फाई हो गई। लेकिन जब हम इस कंपाउंड की बात करें तो यहां पे केवल उसकी 5 वैलेंसी ही सेटिस्फाई हो रही है, 6ठी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। यहां पे भी केवल 4 वैलेंसी ही सेटिस्फाई हो रही है, बची हुई 2 वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती हैं, इसलिए ये कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। क्यों? बिकॉज नॉट सेटिस्फाइड ऑल 6 सेकेंडरी वैलेंसी। जब तक सारी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती, जब तक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता या जब वो कंपाउंड स्टेबल नहीं रहता, इसलिए ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये तो थी वर्नर की सक्सेस कि वर्नर थ्योरी से हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो थ्योरी दी गई थी, इसके कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस होंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस, कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी मेटल के पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इसके लिए बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे ही उन्होंने डिफाइन किया था। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। थैंक यू स्टूडेंट्स।